यदि आप सच में यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो एनपीए, प्रोविजनिंग व्यवस्था और सारपेसी कानून के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। और यदि पीवाईक्यू आपने देखा है तो आपको अच्छे से पता होगा कि इनका कितना महत्व है। तो आस्तियाँ, रेगुलर एसेट और ये प्रोविजनिंग व्यवस्था होती क्या है, वो अपन बिल्कुल अपन एक दोस्त की कहानी की तरह समझते हैं। ये वही है कि जब अपन अपने दोस्त को उधार देते हैं और वो वापस नहीं लौटाता तो जो सारी प्रॉब्लम अपने को फेस करनी होती है वही बैंक को भी वैसी समस्या का सामना करना होता है। तो एक दोस्त की तरह इसको समझते हैं। देखो, मैंने अपने दोस्त को उधार दिया तो अपने पास क्या क्या समस्या आती है कि दोस्त या तो टाइम पे लौटाता नहीं है या टाइम पे लौटा रहा है तो लेट लौटा रहा है, तो अपने को तनाव होने लग जाता है। फिर दोस्त से अपन वापस उधार लेने के लिए कुछ हथकंडे अपनाते हैं, तो वो सारा बिल्कुल बैंक को भी सेम का सेम वैसा ही करना पड़ता है। तो देखो, आप जब अपने दोस्त को उधार देते हो, मान लो घर से अपने पास रुपये आए, घर से अपने पास रेंट आया, तैयारी कर रहे हैं अपन तो रूम लेके रह रहे हैं, रेंट आया तो रेंट अपने को मकान मालिक को देना है। लेकिन उसी टाइम दोस्त आ जाता है और बोलता है कि मुझे इसकी रुपए की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे उधार दे दो, मैं आपको टाइम पे लौटा दूंगा। और अपन मान लो उसको उधार दे देते हैं। यदि वो टाइम पे अपने को वापस रिटर्न कर देता है तो अपन खुश रहते हैं और अपन अंकल को टाइम पे रेंट दे पाते हैं। यदि वो टाइम पे वापस रिटर्न नहीं कर पाता, तो यदि वो 10 दिन भी लेट हो जाए तो अपन स्ट्रेस में आ जाते हैं, तनाव होने लग जाता है, यार अब रेंट कहाँ से दूंगा, घर वालों ने तो रुपये भेज दिया था, अब मैं अंकल को कहाँ से दूंगा, तो तनाव में आ जाते हैं। और यदि वो 10 दिन से भी ज़्यादा ले लेते टाइम, मान लो 20 दिन ले लिया, अब अंकल भी बार बार बोलने लग गए कि रेंट टाइम पर दो वरना रूम खाली कर दो, तो अपन क्या करते हैं, अपन उस रेंट का जुगाड़ कहीं और से करते हैं। तो बिल्कुल सेम बैंक भी यही करता है। बैंक जो ऋण देता है उसको क्या बोलते हैं, आस्तियाँ, है ना। ये आस्ती तो है बैंक की। तो बैंक किसी व्यक्ति को ऋण दिया, ऋण यदि इस टाइम पे आ गया तो वो है स्टैंडर्ड एसेट। टाइम पे नहीं आ रहा, थोड़ा लेट हो रहा है, तो तनावपूर्ण स्थिति हो गई बैंक को भी। और जब वो विजय माल्या की तरह लेके भाग जाता है तो वो है गैर निष्पादित आस्तियाँ, यानी अब वो वापस नहीं आएंगी, उनको अपन अपने आस्तियों में नहीं जोड़ें। आस्तियाँ क्या होती है आपको पता होगा, मैंने फर्स्ट क्लास में समझा दिया था। आस्तियाँ वो होती हैं जो अपने को आर्थिक विकास में मदद करती है, यानी अपनी आय को बढ़ाती हैं, उनको आस्तियाँ बोलते हैं। बैंक की आस्ती ऋण होता है, क्योंकि ऋण के माध्यम से ही तो बैंक अपनी आय अर्जित करता है। तो यदि कोई बैंक ऋण दिया है और वो ऋण टाइम पर आ रहा है तो हो गया रेगुलर एसेट। यदि वो टाइम पे नहीं आ रहा, बैंक ने किसी 3-4 व्यक्ति को ऋण दिया, उनमें से एक व्यक्ति का ऋण वापस टाइम पे नहीं आ रहा, तो वो उसको स्पेशल मेंशन अकाउंट में रख लेगा। स्पेशल मेंशन अकाउंट उसी तरह से है जैसे कि अपन ने किसी दोस्त को ऋण दिया और वो टाइम पे नहीं लौटा रहा है, तो अपन क्या करते हैं कि उसका फ़ोन को बार बार ट्राई करते रहते हैं और अपने दोस्तों को बोल देते हैं, यार वो दिखाई दे तो मुझे बताना, मुझे उससे रुपये वापस लेना है। तो वो स्पेशल हो गया ना अपने लिए। तो उसी प्रकार बैंक भी स्पेशल मेंशन कर देता है उन अकाउंट को जो टाइम पे ऋण वापस नहीं लौटा रहे हैं। तो यदि 0 से 30 दिन के बीच में नहीं लौटाया तो उसको स्पेशल मेंशन अकाउंट 0 वाली कैटेगरी। अपन सोच लेते हैं यार थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी तो दे देगा अभी 30 दिन के। यदि 30 दिन से 60 दिन हो गए फिर भी नहीं लौटा रहा तो उसको स्पेशल मेंशन अकाउंट 1 में रखते हैं कि यार अब थोड़ी प्रॉब्लम वाली स्थिति हो गई है, इसको अब लौटा देना चाहिए था, इतना टाइम नहीं लेना चाहिए था। 61 से 90 दिन यानी 2 से 3 महीने हो गए फिर भी वो वापस रिटर्न नहीं कर रहा तो उसको स्पेशल मेंशन अकाउंट 2 में रखते हैं, यानी हाई रिस्क वाला होने शुरू हो गया अब ये। चलो 3 महीने तक तो कोई भी व्यक्ति की प्रॉब्लम हो सकती है तो नहीं लौटा है, लेकिन अब 3 महीने से ज़्यादा भी हो रहे हैं तो अपन क्या सोचने लग जाते हैं कि यार अब ये तो मुझे लगता है कि ये मुश्किल ही वापस देगा, तो इनको गैर निष्पादित मान लिया जाता है कि 3 महीने हो गए अब तक वापस नहीं दे रहा, तो अब ये अपनी आस्तियों के रूप में नहीं गिनेंगे, यानी इनको ऐसा नहीं गिनेंगे कि इनसे अपने को आय सर्जित हो रही है। तो इसको बोलते हैं सब स्टैंडर्ड एसेट 1, यानी 3 महीने से लेके 1 साल तक यदि कोई रुपये वापस नहीं लौटा रहा तो उसको कौन सी कैटेगरी में रखते हैं, सब स्टैंडर्ड एसेट। अब 1 साल भी हो गई, 1 साल तक भी ऋण नहीं लौटाया और 1 से 2 साल हो गई अभी भी ऋण नहीं लौटा रहा, तो अपन उनको डाउटफुल मान लेते हैं कि यार अब तो शायद मुश्किल ही है, नहीं देगा शायद अब तो। 2 साल से 3 साल हो गई फिर अपन कन्फर्म सोच लेते हैं अब तो नहीं देगा, ये तो अपना ख़त्म हो गया, अपन ने जो उसको ऋण दिया था अपना वो डूब चुका है, अपने पास वापस नहीं आने वाला, तो उसको बोलते हैं लॉस्ट एसेट, यानी 2 से 3 साल के अंदर भी वापस ना दे तो।
अब 3 साल भी पूरे हुए, थोड़ी बहुत उम्मीद अभी भी बची हुई थी, लेकिन 3 साल पूरे हो चुके हैं, उसके ऊपर भी एक दो साल हो गए हैं, तो अपन उसको बिल्कुल अपनी आस्तियों से हटा ही देते हैं, अपनी आस्ती से उसको हटा देते हैं, यानी उसके बारे में सोचना बंद कर देते हैं, यानी राइटिंग ऑफ कर देते हैं। पहले तो राइटिंग करते जा रहे थे कि हाँ इसका ब्याज अब 1% हो गया, अब चक्रवृद्धि ब्याज के थ्रू 2% हो गया, 3% हो गया, अब लेकिन 3 साल से अधिक हो गया तो उसको राइटिंग ऑफ कर देते हैं, यानी कि अब नहीं आने वाला, बिल्कुल समाप्त हो चुका है। और इनको अपन आस्तियों के रूप में गिनना भी बंद कर देंगे। जैसे आस्तिक रूप में गिनना बंद कर देंगे, क्या मतलब हुआ कि अपने पास 1000 रुपये थे, 1000 में से 100 रुपये दोस्त को उधार दे दिए, अब 3 साल हो चुकी है, दोस्त वापस नहीं दे रहा, तो ये 1000 में से 100 वापस चले गए ना अपने, तो अपने पास केवल 900 रुपये बच रहे हैं, यानी इनको अपन आस्तिक रूप में से हटा चुके हैं। लेकिन इस टाइम अपन एक बार जब राइटिंग ऑफ करते हैं कि हाँ यार अब बिल्कुल समाप्त कर रहे हैं, इसको गिनना ही बंद कर रहे हैं, तो एक बार कोशिश कर लेते हैं कि शायद दे देगा। उससे जाके बात करते हैं कि भाई तू 100 रुपये लिया था, 100 रुपये नहीं दे पा रहा है, तो एक काम कर, तू 90 दे दे, कितना दे सकता है, तेरे पास कितने रुपए हैं, तू उतना वापस कर दे कम से कम। तो उसको बोलते हैं इस टाइम एक बार वन टाइम सेटलमेंट की कोशिश करते हैं कि तू 100% था, वो 100% नहीं दे पा रहा है, तो जितना तू दे पा रहा है उतना दे दे, तो इसको क्या बोलते हैं, वन टाइम सेटलमेंट। तो ये तो बिल्कुल अपना दोस्त की कहानी समाप्त हो गई है कि रुपए लेने वाली स्थिति में समाप्त हो गया। अब लेकिन ऐसा तो है नहीं कि अपन अंकल को रेंट देना है और अपन बस ये लेके सोचते बैठे रहेंगे कि वो जब देगा अपने को रुपए तब जाके अपन रेंट पूरा करेंगे, नहीं ना, अपने को तो रेंट टाइम पे देना ही पड़ेगा, अंकल अपने को थोड़ी छोड़ने वाले। वैसे बैंक के जो ग्राहक होते हैं, बैंक ऋण कहाँ से देता है, उसके पास कोई अलग से रुपए थोड़े आते रहते हैं, वो ग्राहकों का रुपये ही तो किसी और को ऋण देता है। तो उसी प्रकार अपने से भी रेंट अंकल मांगना शुरू कर देंगे, तो अपन जो व्यवस्था करेंगे, प्रोविजनिंग व्यवस्था बोलते हैं उसको, कि अब अंकल को देने के लिए कहीं और से व्यवस्था की जा रही है, उसको बोलते हैं प्रोविजनिंग व्यवस्था। तो अपन कहाँ से शुरू करते हैं कि अपने पास 10,000 रुपये आए थे, 10,000 में से 7,000 रेंट देना था और 3,000 अपने को पॉकेट मनी मिली थी खाने वाने वगैरह के लिए, जो भी एक्स्ट्रा खर्चे के लिए 3,000 रुपये मिले थे। कुछ अपने पास और भी सेविंग पड़ी थी, तो अपन उसमें से काटने शुरू कर देते हैं कि चलो यार ये तो नहीं दे रहा, तो अपने में से अब 10% तो रख लेते हैं यार, थोड़ा खर्चा कम कर लेते हैं, यदि वो टाइम पे नहीं लौटाएगा तो ये अपने को काम आ जाएंगे। और अब बिल्कुल जब अपन सोच लेते हैं कि वापस कभी नहीं देने वाला है, तो अपन क्या करते हैं, पूरा 100% रेंट अपनी जेब से निकालते हैं और अंकल को दे देते हैं। वही है प्रोविजनिंग व्यवस्था, यानी एनपीए के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, एनपीए क्या है, गैर निष्पादित आस्ती है, इसके सापेक्ष जो अपने शुद्ध लाभ था ना, अपनी जो पॉकेट मनी थी उससे जो पृथक धनराशि निकाल लेते हैं उसको बोलते हैं प्रोविजनिंग व्यवस्था। ताकि ये जो अपना दोस्त को उधार दे दी थी उसकी वजह से जो अपने को अंकल को रेंट नहीं दे पाया और रेंट नहीं दिया तो अंकल अपने को घर से बाहर निकाल देगा, तो उसी प्रकार जो एनपीए का जो दुष्प्रभाव हो रहा है उसको समाप्त करने के लिए, उसको कम करने के लिए ये धनराशि अलग से निकालना शुरू करते हैं कि अपना खर्चे में थोड़ा सा कम कर देते हैं ताकि ज़रूरत के समय अपना काम आ सके। अब किस समय कितना प्रतिशत रखेंगे वो देखते हैं कि जब अपन किसी दोस्त को ऋण दिए तो ऋण देते ही अपन ने 0.25% उसका अपन अपने पास पॉकेट मनी से अलग निकाल के रख लिए। जब वो समाप्त होना शुरू हो गया कि अपने को जब गैर निष्पादित आ गया कि अब अपने को डाउट होने लग गया कि अब वो नहीं देने वाला है, 3 महीने से अधिक हो गया, तो जितना अपने 1,000 रुपये का ऋण था जो वापस नहीं आ रहा है उसका 10% अपन अलग से रख लेंगे। अब 1 से 2 साल हो गई तो अपन उस 1,000 का 20% अलग से रखेंगे। 2 से 3 साल हो गई तो 30% अलग रखेंगे। लेकिन जब अपने पास ये स्थिति आ जाएगी कि हाँ अब वो कभी वापस नहीं देने वाला, अपन राइटिंग ऑफ कर रहे हैं, तो अपन पूरा 100%, यानी बैंक अपने तरफ से अपनी जो बचत होगी उस बचत में से, अपने शुद्ध लाभ में से पूरा 1,000 रुपये निकाल के अलग रख लेगा। ताकि क्योंकि वो 1,000 रुपये तो लोगों के रुपये थे ना, लोगों ने बैंक में जमा किया, बैंक ने उसको उधार दे दिया, तो लोग तो अपने रुपये वापस लेंगे ना, जिस प्रकार अंकल रेंट लेगा, तो उसी प्रकार वो 1,000 रुपये अपने बैंक में लाके रख देता है। तो राइटिंग ऑफ की स्थिति में पूरा 100% जमा कराना पड़ता है वापस। नेट एनपीए क्या है, यानी कुल अपने जो कितने रुपए थे, 1,000 रुपये थे, अपने कितने रुपये थे, 1,000 रुपये थे, बैंक का ऋण या अपने दोस्त को जो उधार दिए वो 1,000 रुपये थे,
इसमें से अब जब अपन पॉकेट मनी से जो रुपए अलग से रखना शुरू कर देते हैं, ताकि ये जो इमरजेंसी में जब रेंट नहीं दे पाएंगे तब वो अपन अपनी पॉकेट मनी के रुपए रेंट के रूप में दे देंगे। तो वो 1000 रुपये में जैसे मान लो अपने 100 रुपये पहले महीने में रख लिए, 10 दिन बाद अपने 100 रुपये रख लिए, तो अपना नेट एनपी कितना हो गया, क्योंकि 1000 देना था अपने को, 1000 में से 100 तो अपन ने रख लिया, तो कितने बचे 900। तो इसको बोलते हैं नेट एनपीए। तो बैंक का यदि मान लो कोई बैंक 1000 रुपये का ऋण दे रखा है, 1000 रुपये में से जब 3 से 1 वर्ष के बीच का टाइम हो गया है, यानी तो 10% रखेगा ना उसका, तो 3 महीने तक रुपये वापस नहीं आए तो उसमें से वो 100 रुपये अपने शुद्ध लाभ में से रख लिया, तो इसको बोलेंगे नेट एनपीए। और ये 1000 रुपये क्या है, ये तो जी एनपीए ना, ग्रोस वाला एनपीए, यानी टोटल एनपीए तो कितना हो गया 1000 में से अपन 100 रुपये की तो अपने व्यवस्था कर ली थी, तो हो गया नेट एनपीए। अब बिल्कुल 3 से 4 साल हो गई, तो जब अपने राइटिंग ऑफ कर दिया तो अपने को 100% रखना होगा ना, तो 3 से 4 साल बाद जब राइटिंग ऑफ कर देते हैं तब नेट एनपीए कितना हो जाता है, कुल लोन कितना था 1000 रुपये, 1000 रुपये का अपने को 100% रखना पड़ेगा, कितना हो गया 1000 रुपये, तो कितना हो गया नेट एनपीए यानी 0। तो ये होता है प्रोविजनिंग व्यवस्था। अब ये बताओ, यदि जो अपना प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो है ना वो हाई होगा तो ये अच्छा है या ख़राब। देखो इसको समझते हैं कि प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो हाई और लो में क्या फ़ायदा होता है। प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो कैसे निकालते हैं, प्रोविजनिंग बटा कुल जीएनपी, यानी बैंक ने 10 लोगों को 1000 रुपये का ऋण दिया था, तो उनमें से सभी ने लौटा दिया, केवल एक व्यक्ति नहीं लौटा रहा, तो कुल जीएनपी कितना हो गया अपना 1000 रुपये। अपन प्रोविजनिंग व्यवस्था कर ली है 100 रुपये की, कि अब 3 से 1 साल का समय हो गया, तो अपन ने 10% उसका प्रोविजनिंग के रूप में रख दिया, तो प्रोविजनिंग व्यवस्था कितने कर ली 100 रुपये की। तो अनुपात कितना हो गया 1/10 है ना, 1:10। वहीं यदि मान लो कि अपन ने प्रोविजनिंग व्यवस्था 200 कर ली है और 1000 रुपये में से 20% अपन ने रख लिया है, तो अनुपात कितना हो गया 1/5। तो यानी ये ज़्यादा वाला अनुपात है ना, हाई पीसीआर है, प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो कितना है हाई है, और ये 1/5 वाला लो है। तो हाई वाली स्थिति सही रहती है और लो वाली स्थिति सही रहती है। तो हाई पीसीआर वाली स्थिति सही रहती है, लो वाली ऑब्वियसली हाई वाली सही रहेगी। क्योंकि हाई वाली सही क्यों रहेगी, आपको लग रहा हो कि लो वाली सही होगी क्योंकि 1000 में से 200 रुपये रख लिए हैं, नहीं बिल्कुल भी नहीं। हाई वाली इसलिए सही होगी क्योंकि अपने को 1000 में से बैंक को अपने शुद्ध लाभ से केवल 100 रुपये अलग से रखने पड़ रहे हैं। यहाँ पर तो अपने शुद्ध लाभ से, यानी अपने को खुद बस देखो कि यदि अपन अपनी पॉकेट मनी से 100 रुपये अलग रखेंगे वो ज़्यादा फायदेमंद है, या अपनी पॉकेट मनी से 200 रुपये अलग से रखेंगे वो ज़्यादा फायदेमंद है। 100 रुपये वाला फायदेमंद है ना। तो जितना जो हाई पीसीआर होता है ना वो इज गुड, हाई पीसीआर हमेशा सही रहता है। यदि 200 वाला होगा यानी 1/5 हो गया तो वो नुकसानदेह है बैंक के लिए, क्योंकि उसमें से अपने शुद्ध लाभ में से उसको अपना अधिक प्रतिशत रखना पड़ा। और वहीं यदि स्थिति हो जाए कि 1000 रुपये थे, 1000 में से 1000 रुपये बैंक को रखना पड़ा है, तो ये तो कितनी स्थिति होगी 1:1 है ना। तो ये तो बहुत हाई, मतलब ये तो इसका दोनों को बीच का अनुपात लो है। ये कौन सा है, लो पीसीआर है। लो पीसीआर है नहीं, इसका मतलब ये तो बैंक के लिए नुकसान की स्थिति है ना, कि बैंक ने 1000 रुपये का ऋण दिया था और 1000 ही अपने शुद्ध लाभ में से रखना पड़ रहा है, तो बैंक के लिए तो घाटे का सौदा है ना। यदि बैंक केवल 100 रुपये ही अपने शुद्ध लाभ से रखेगा तो ये तो अच्छी बात है ना, कि हाँ कि मैंने 1000 रुपये का ऋण दिया था और मुझे 100 रुपये ही अलग से रखने पड़ रहे हैं, अपने शुद्ध लाभ में से निकाल के रखना पड़ेगा। जिस तरह से अपने पॉकेट मनी से केवल 100 रुपये निकालेंगे तो अपन खुश रहेंगे, वहीं अपनी पॉकेट मनी से बिल्कुल 1000 रुपये निकाल लेंगे और अपने पूरा पॉकेट मनी से ही रेंट देना पड़ेगा, तो ये तो अपने लिए स्थिति अच्छी नहीं है ना, अपनी पॉकेट मनी कम हो जाएगी।
तो इसी प्रकार हाई जो PCR होता है वो सही रहता है बैंक के लिए। अब बात करते हैं, चलो अपन ने ऋण भी दे दिया, अपन ने अंकल को रेंट भी दे दिया है। अब ऐसा तो है नहीं कि उस दोस्त को छोड़ देंगे, दोस्त से वापस रुपये ऐंठने का कुछ उपाय तो करेंगे ना। जो उपाय करते हैं उनको क्या बोलते हैं, NP रिकवरी के लिए जो उपाय करते हैं उनको बैंक के संदर्भ में क्या सरकार ने क्या किया, 2002 में कानून बनाया कि कौन सा किससे किस तरह से ऋण वापस लेना है। तो उसके लिए पहले ज़रूरी है ना, अपन तो ये तो दोस्तों के मामले में तो अपन कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन सरकार के मामले तो सरकारी कार्य करेगी ना। बैंकों के मामले तो सरकार जिम्मेदार है, अर्थव्यवस्था वरना डूब जाएगी। तो सरकार ने इस बारे में कानून बनाया। कब बनाया, 2002 में। उसको क्या बोलते हैं, सारपेसी कानून। अब समझ गए सारपेसी कानून क्या है। NPA जो अपना जो गैर निष्पादित आस्तियाँ हैं, यानी जो अपन लोगों को ऋण दे रखे हैं उसको वापस ऐंठने का जो तरीका कौन सा है, जब वो वापस नहीं दे रहे तो किस तरीके से जब लेंगे, वो है सारपेसी कानून के अंदर बताया गया है। सारपेसी कानून कब आया था, 2002 में। लेकिन RBI ने इसके संदर्भ में और दिशा निर्देश दिए हैं, यानी और सख्ती से उपाय करने के कुछ नियम बनाए हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, मास्टर डायरेक्शन। तो ध्यान रखना, UPSC जब पूछती है तो वो इसी तरह का टर्म देती है कि मास्टर डायरेक्शन RBI ने किसके संदर्भ में दिया था। तो वो दिया था सारपेसी कानून। यदि सारपेसी कानून वहाँ नहीं लिखा होगा तो वहाँ क्या लिखा आएगा, NPA के संदर्भ में दिया था। तो ध्यान रखना, मास्टर डायरेक्शन RBI ने दिया है NPA के संदर्भ में। अब NPA को वापस लेने के लिए सरकार ने क्या बना रखी है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। जिस प्रकार जैसे अपन अपने दोस्त को ऋण दिए थे तो अपन उसके किसी दोस्त को बोलेंगे, मैंने A ने ऋण दिया B को, और B का कोई दोस्त है C, या मेरा कोई दोस्त है C, हमारा कॉमन दोस्त हो गया C। तो मैं अपने इस दोस्त को बोलूँगा कि यार वो तेरी बात ज़्यादा मानता है, या तू उससे रुपए निकाल सकता है, थोड़ा तू दबंग टाइप का है, तो एक काम कर, मैंने उसको 1000 रुपये दिया था, तू मुझे 900 रुपये दे दे, और तू उससे 900 से ज़्यादा तू जितने भी निकाल पाएगा वो सारे रुपये तेरे होंगे, या तू मुझे 800 दे दे, और 800 से ज़्यादा तू जितने भी रुपये निकाला पाएगा उससे वो तेरे हो जाएंगे। तो दोस्त मान जाता है। तो ऐसी जो कंपनियां होती हैं ना, ये जो C वाला दोस्त है बैंकों के संदर्भ में उनको क्या बोलते हैं, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जो क्या करती है, बैंकों से डिस्काउंट में NPA खरीद लेते हैं। जैसे दोस्त को मैंने 800 में बेच दिया था ना, तो 200 रुपये का डिस्काउंट दे दिया था ना, उसी प्रकार यदि बैंक ने 1000 रुपये किसी को ऋण दे रखा था, 1000 रुपये वापस नहीं आ रहे, तो NPA को डिस्काउंट में खरीद लेगा। जो ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है वो 1000 की जगह बैंक को बोलेंगे कि मैं तुझे 800 रुपये दे दूंगा, और 800 से अधिक जितना मैं उससे वापस निकला पाऊंगा वो मेरा हो गया। तो 200 रुपये के डिस्काउंट में दे दिया ना। तो ये कंपनियाँ यही काम करती हैं। इसके संदर्भ में FDI 100% है। FDI क्या होता है आपको पता है ना, कि जो विदेश से जो निवेश होता है, जो विदेशी जो संस्थाएं या विदेशी जो लोग निवेश करते हैं अपने देश में, उनको बोलते हैं FDI। तो इसके बारे में 100% FDI की स्थिति है। ध्यान रखना, UPSC ऐसे ही ऑप्शन में देगा कि जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है उसमें FDI बिल्कुल बंद है, FDI बिल्कुल बंद है, या FDI 100% है। तो इसमें FDI 100% है। इसका क्या मतलब हुआ कि कोई विदेशी कंपनी भी या विदेशी संस्थान भी इस प्रकार की कंपनी भारत में बना सकती है। अब इसके अलावा दूसरा क्या उपाय कर रखा है सरकार ने, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, यानी यही कंपनी है, इसका नया रूप आ गया है ये, है ना। इसको बेड बैंक भी बोलते हैं। तो ये जो C वाला जो दोस्त था, ये रुपए ऐंठने का कौन सा तरीका अपनाता है, ये थोड़ा दादागिरी वाला तरीका अपनाता है कि यदि वो रुपए नहीं दे रहा तो मैं उसको धमका के या उसकी गाड़ी वगैरह जब्त करके रुपए ऐंठ लूँगा। तो ये थोड़ा बुरा काम कर रहा है ना, तो इसके लिए इसको बैड बैंक बोल सकते हैं। बैंक का क्या हुआ, वो तो अच्छा आदमी था, सीधा मासूम था, तो इस कारण वो वापस अपना ऋण नहीं ले पाया। तो वो जाके अपने भाई को बोलेगा कि भाई तो 1000 रुपये में से 800 रुपये मुझे दे दे, बाकी के तू थोड़ा दबंग टाइप का है तो तू उससे 1000 रुपये भी वापस निकला पाएगा। तो बैड टाइप का, इसलिए उसको बैड बैंक बोलते हैं। मेरे एक दोस्त ने 2-3 बार मुझसे पूछा था बैड बैंक क्या होता है 2023 के अंदर, और मुझे नहीं पता था। लेकिन जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मुझे याद आया, यार सच में क्या दोस्त था, मुझसे किस प्रकार का पर्सन पूछ रहा था। और वो पर्सन पता है, उसका पूछने का इंटेंशन ये नहीं था कि वो पर्सन पूछ के ताकि मुझे थोड़ा मेरा नॉलेज में वृद्धि कर सके, क्योंकि उसने बेड बैंक के बारे में पढ़ रखा था और वो अपना वो दिखाना चाहता था कि हाँ मुझे बहुत ज़्यादा आता है तेरे से। तो कुछ लोग नहीं होते क्या, अपने से पर्सन पूछने का ही उद्देश्य उनका वो होता है कि डिमोटिवेट करना,
या खुद की श्रेष्ठता दिखाना। और मुझे बोलता था कि तू जाके उससे और पूछ, मतलब मेरे दोस्तों से बोलता था कि तू तेरे दोस्तों से पूछना कि बैड बैंक क्या होता है, उनको पता है कि नहीं होता। तो ऐसे लोग यदि आपकी लाइफ में है तो ध्यान रखना, यूपीएससी की तैयारी करते टाइम ऐसे लोगों को बिल्कुल अपनी लाइफ से निकाल देना। कितना भी खास दोस्त हो, यदि वो इस टाइप का उसकी मानसिकता है तो उसको निकाल देना, वरना आपकी जो तैयारी है उसमें बहुत ज़्यादा बाधा करेगा। एग्ज़ाम टाइम में आप डिमोटिवेट होने लग जाओगे। तो ये यूपीएससी के लिए सलाह है। आशा करता हूँ ये बहुत समझ में आ रहा हो, क्योंकि ये अपनी दोस्तों वाली घटना है। अपने कभी भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके साथ ये पूरी समस्या ना हुई हो। अच्छा, अब जो बैंकों के संदर्भ में इनसे रिलेटेड कोई कोई भी न्याय वगैरह करनी पड़ती है, कोई भी विवाद हो जाता है, तो उसके लिए सरकार ने ट्रिब्यूनल बना रखा है, DRT यानी डेबिट रिकवरी ट्रिब्यूनल। तो ध्यान रखना, इनके संबंध में एक ट्रिब्यूनल बनाया हुआ है, यानी जो एनपीए के संदर्भ में जो भी विवाद हो जाएगा तो वो इस ट्रिब्यूनल द्वारा सोल्व किया जाता है। तो एनपीए रिकवरी के लिए क्या क्या है? सारपेसी कानून, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, इसको बैड बैंक बोलते हैं। बैड बैंक क्यों बोलते हैं? क्योंकि बुरी तरीके से रुपये वापस ऐंठने का कार्य करता है ना, तो बैड बैंक बोल दिए इसको। जिस प्रकार अपना जो थोड़ा सा दबंग वाला दोस्त होता है ना। अच्छा, ये हो गया अपना एनपीए कंप्लीट हो गया, ध्यान रखना ना। ये अपनी आस्तियों वाला बैंक का सिस्टम कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड क्या है। देखो, इंसॉल्वेंसी क्या होती है और दिवालियापन क्या होता है, उसके बारे में पहले तो ये समझो। इंसॉल्वेंसी किसको बोलते हैं? ऋण चुकाने में जब कोई व्यक्ति असक्षम हो जाए तो उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंसी। लेकिन यदि कोई ऐसी स्थिति आ जाए कि हाँ ऋण अब चुका ही नहीं रहा, तो इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे, यानी उसकी कुछ जो चीज़ें को नीलाम करते हैं ना, उसको बोलते हैं दिवालियापन। तो जब कानूनी कार्रवाई करने की स्थिति आ जाती है तो उसको बोलते हैं दिवालियापन। और जब वो केवल ऋण चुकाने में सक्षम नहीं है तो उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंसी। अब मान लो मैं हूँ या मेरा जो दोस्त था जिसको अपन ने ऋण दे दिया था, वो ऋण चुकाने में सक्षम नहीं है, तो अपन ने क्या कहते हैं कि भाई तू तेरी प्रॉब्लम बता यार, क्या क्या प्रॉब्लम है और तू किस वजह से वापस मेरे रुपए नहीं दे पा रहा है। तेरी मैं वित्तीय सहायता करता हूँ कि जहाँ पर तेरे रुपए फंसे हुए हैं या जहाँ पर तू कोई गलत इन्वेस्ट कर दिया, वहाँ पर मैं तुझे कोई व्यक्ति बता देता हूँ। वो व्यक्ति आके तुझे सही सलाह देगा, उसको इनके बारे में अच्छी जानकारी है, ताकि तेरे पास जब रुपये आ जाएंगे तो तू मुझे वापस रुपये लौटा पाएगा। अपन ये कर सकते हैं ना। अपना दोस्त है, अपन उसको बोल देंगे कि यार मैं तुझे एक व्यक्ति बताता हूँ, तू जाके उससे बात कर, वो तेरी सारी प्रॉब्लम सोल्व कर देगा। तो जब ऐसी स्थिति आती है ऋण चुकाने वाली में जब सक्षम नहीं होते हैं ऐसा, तो कोई व्यक्ति जो बैंक के जहाँ जिनको लोन देता है वो, तो उनके लिए एक प्रोफेशनल उपलब्ध कराता है जो वित्तीय मामलों का जानकार होता है। ये कौन कराता है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी ऑफ इंडिया। समझ में आया? जिस प्रकार अपने दोस्त को अपन ने कोई उपलब्ध करा के दिया है, कोई व्यक्ति जो उसको उसकी वित्तीय सहायता कर सके, उसको अच्छी सलाह दे सके, उसी प्रकार जो इंसॉल्वेंसी वाले मामले होते हैं वहाँ पर भी इंसॉल्वेंट बैंक्रप्सी बोर्ड इंडिया द्वारा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल उपलब्ध करा के देती है, ताकि वो उसको सलाह देते हैं और वो उस सलाह पर कार्य करे तो अधिक से अधिक जल्दी से जल्दी अपने उस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सके और ऋण चुकाने में सक्षम हो जाए। अब ये सब हो गए, अब यहाँ पर अपने पापा भी तो शामिल है ना। सारा रेंट रूप तो पापा ने तो दिया था ना, अपन ने तो अपने दोस्त को दे दिया था। उसी प्रकार बैंकों का पापा कौन है? RBI। अपने पापा क्या करेंगे? जब पापा को पता चलेगा यार बेटा तो ऐसी स्थिति में है कि वो रेंट देने के लिए उसको अपनी पॉकेट मनी का उपयोग करना पड़ रहा है और वो दोस्तों को उधार दे रहा है और उसको वापस भी नहीं आ रहे, तो वहाँ पर जो पापा अपनी बार ऊपर कार्यवाही करेंगे, यानी पापा बोलेंगे कि आज के बाद तो किसी को उधार नहीं देगा, तुझे आज के बाद थोड़ा लिमिटेड में रखा जाएगा, तो किसी और दोस्तों से ज़्यादा संबंध नहीं रखेगा, केवल पढ़ाई करेगा। वो सब है PCA फ्रेमवर्क। जब RBI बैंकों के ऊपर इस प्रकार की कार्यवाही करती है तो उसको बोलते हैं PCA फ्रेमवर्क। समझ आए ना? जिस प्रकार अपने पापा करते हैं उसी प्रकार बैंकों का पापा RBI ये काम करता है, इसको बोलते हैं PCA फ्रेमवर्क, यानी त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई। आपने यदि पिछली क्लास देखी होगी तो आपको पता होगा कि PCA फ्रेमवर्क के बारे में कहाँ से आया था। बेसल 2 का पढ़ा था ना, बेसल 2 मानक। ये वहीं उस बेसल 2 मानक में भी इसके बारे में बता रखा था। एक बार दिखा देता हूँ आपको, ताकि रिकॉल हो जाए। अपने बेसल मानक पढ़े थे। बेसल 2 में क्या बताया गया था कि
केंद्रीय बैंक को बताना होगा कि वित्तीय जो तंत्र है उसमें कितना जोखिम है और जोखिम को सुधार करने के लिए उसने क्या उपाय कर रहा है। तो आरबीआई ने क्या उपाय किया था, पीसीए फ्रेमवर्क, और जोखिम को बताने के लिए उसने क्या किया था, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। याद आ गया, ध्यान रखना। और यदि आप तैयारी करें तो आपको इसी प्रकार आपका माइंड एक्टिव रहना चाहिए कि आपने पिछले क्या पढ़ा था, या केवल सब्जेक्ट से रिलेटेड ही नहीं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो आपको इकोनॉमी में यदि कोई टर्म रिलेटेड आ रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि ज्योग्राफी में ये टर्म किससे संबंधित था, या इसको ज्योग्राफी से कैसे जोड़ सकते हैं, साइंस से किस प्रकार जोड़ सकते हैं। बिल्कुल आपको पूरी सब्जेक्ट, एक ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारे सब्जेक्ट अलग अलग हैं, नहीं, ये नॉलेज है अपना। इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो ये अपने को सब्जेक्ट की तरह नहीं पढ़ना है, इसमें अपने को नॉलेज की तरह पढ़ना है। जब अपन इसको नॉलेज की तरह पढ़ेंगे तो अपन बाकी सब्जेक्टों को भी एक साथ जोड़ पाएंगे। देखो, यदि अपन रूम पे रह के खाना बना रहे हैं तो आटा गूँथना, रोटी सेकना, ये कोई अलग अलग काम थोड़ी है। आटा गूँथ रहे हैं ताकि रोटी सही बने, ये पूरा नॉलेज एक तरह ही काम करेगा। सब्जी वगैरह, रोटी बनाना अलग हुआ, सब्जी बनाना अलग हुआ, तो ये दोनों अलग अलग विषय हो गए ना, अलग अलग चीज़ों से बन रहे हैं, तो ये कोई अलग थोड़ी है, पूरा तो एक खाना बनाने का उद्देश्य ही तो है ना। उसी प्रकार सभी सब्जेक्टों को एक जगह एक तरीके से समझना, ताकि ये यूपीएससी जब अपने ऑप्शन में पहुंचती है ना, तो कई बार एक दो सब्जेक्ट जैसे ज्योग्राफी पर्सन पूछ रहा है तो उसमें इन्वायरमेंट भी शामिल हो जाती है और साइंस टेक भी शामिल हो जाती है। तो यदि आप केवल सब्जेक्ट को उसी सब्जेक्ट के अनुसार पढ़ोगे तो आप यूपीएससी पीटी में नहीं पास हो पाओगे। ध्यान रखना, 100% मैं गारंटी दे रहा हूँ, नहीं पास हो पाओगे। तो थोड़ा दिमाग को ओपन रख के समझते रहना। जैसे कोई टर्म आपके दिमाग में आए कि हाँ यार ये तो मैंने पहले पढ़ा था, और आपको रिकॉल नहीं हो पा रहा है, तो तुरंत वहाँ जाना और उसको पहले देख के आना, ताकि उसको इस टॉपिक से आप रिलेटेड कर पाओगे। तो अपन क्या बात कर रहे थे, पीसीए फ्रेमवर्क के बारे में। पीसीए फ्रेमवर्क क्या है, जिस प्रकार पापा अपने पर जो व्यवस्था करेंगे कि बेटा आप थोड़ा सा उधार वगैरह दे रहा है, उसको प्रॉब्लम आ रही है, और यदि इस प्रकार प्रॉब्लम आई तो रुपए अपने दोस्तों को उधार देता रहेगा तो डूबने का घर में आ जाएगा, उसकी पॉकेट मनी खत्म हो जाएगी, तो रेंट नहीं चुका पाएगा, तो रेंट नहीं चुका पाएगा तो किराएदार उसको बाहर निकाल देगा। तो वहाँ पर पापा अपनी हस्तक्षेप करना शुरू कर देते हैं अपने को सुधारने के लिए। सुधारने में जिस प्रकार अपने अनावश्यक खर्च, अपनी पॉकेट मनी वगैरह बंद कर देंगी, थोड़ा कम कर देंगी, तू थोड़ा दोस्तों के साथ ज़्यादा ही घूम रहा है इस कारण तो तू उधार दे पा रहा है, तो बैंक भी, आरबीआई भी अनावश्यक खर्चों पर प्रतिबंधित कर देता है। तो उसको एक एक करके समझते हैं। आएगा से विमल जालान समिति और बेसल II के मानकों से। पापा ने अपने पर किस किस प्रकार से प्रतिबंध लगाता है कि अपनी स्थिति देखता है कि हाँ ये तो बहुत ज़्यादा डूब गया है या अभी थोड़ा सुधारने की स्थिति में है, तो उसी प्रकार जोखिम के आधार आरबीआई भी इनका वर्गीकरण करती है। तो रिस्क थ्रेशोल्ड, यानी जो रिस्क की स्थिति में है, एनपीए यदि किसका ज़्यादा होगा तो रिस्क की स्थिति में है ना, तो यदि किसी बैंक का एनपीए, नेट एनपीए, ध्यान रखना नेट एनपीए कौन सा आता है कि टोटल जो एनपीए था उसमें से अपन जो प्रोविजनिंग वाली व्यवस्था निकाल देते हैं, जितना प्रोविजनिंग का जो अपने धन किया था वो निकाल देंगे, उसको बोलते हैं नेट एनपीए। तो यदि किसी बैंक का नेट एनपीए 6 से लेकर 9% के बीच में है, 6 से कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 6 से जब 9% वाली स्थिति में आ चुका है तो उसको रिस्क थ्रेशोल्ड 1 में रखेंगे। तो इसके लिए बैंक को क्या करना पड़ेगा, जैसे बैंक रिस्क थ्रेशोल्ड 1 में आ गए तो आरबीआई उस पर क्या क्या प्रतिबंध आरोपित करेगा कि वो CRAR 9% रखेगा। CRAR बेसल 1 से आया था, आपको पता होगा, और इसके अतिरिक्त 2.5% और अतिरिक्त CRAR रखना होगा। ये दोनों, ये बेसल 1 से आया था और ये बेसल 3 से आया था। यदि आपको रिकॉल नहीं है तो अपन इससे पहले वाली जिसमें अपन आरबीआई के बारे में और बेसल 1 के बारे में बात किए थे उसको जाके तुरंत देखो, वरना आगे का समझ में नहीं आएगा, या वापस इसको कंप्लीट करके जाना और फिर वापस आगे इसको समझना। रिस्क थ्रेशोल्ड 2 में कौन सा आएगा, यदि जिसकी स्थिति नेट एनपीए 9 से ज़्यादा हो गया और 12 के बीच में है, 9 से 12 के बीच में है, तो वो आ गया रिस्क थ्रेशोल्ड 2 की स्थिति में। तो इनके लिए सरकार क्या व्यवस्था करेगा, इनका CRAR 9% तो होगा ही, इसके अलावा जो अतिरिक्त CRAR होगा वो 2.5% से 4% तक रखना होगा। रिस्क थ्रेशोल्ड 3 क्या होता है, जिसमें नेट एनपीए 12% से भी अधिक चला गया, तो उन बैंकों को अपन कौन सी कैटेगरी में रखेंगे, रिस्क थ्रेशोल्ड 3 वाली कैटेगरी में, यानी अब हाई लेवल इनका रिस्क बढ़ता जा रहा है, तो उनके लिए आरबीआई ज़्यादा प्रतिबंध करेगा, तो उनका CRAR अतिरिक्त कितना हो जाएगा, 4% से अधिक उनको और रखना पड़ेगा। 9 और 4 कितना हो गया, 12% से अधिक उनको CRAR रखना पड़ेगा। और इनके लिए क्या व्यवस्था कर देगा कि आरबीआई अब कोशिश करेगा कि इससे पूंजी के नए स्रोत और उपलब्ध कराए जाएँ।
जैसे पापा अपने लिए मान लो फिर करने लगे कि तू एक काम कर, तू जाके कोई पार्ट टाइम जॉब कर ले ताकि तेरे पास रुपये आ जाए। उसी प्रकार बैंक आरबीआई बैंक को भी क्या बोलेगा, उसके पूंजी के प्रवाह के लिए अतिरिक्त और भी स्रोत आ सके उसका प्रयास करेगा। तो समझ में आएगा ना पीसी फ्रेमवर्क क्या है। एक तरह से पापा और बेटे की कार्रवाई है, यानी आरबीआई और बैंक की कार्रवाई है। अच्छा डोमेस्टिक ये डीसिप बैंक कौन से होते हैं? देखो डीसिप बैंक वो होते हैं जो उनका जो अपने जो ऋण देते हैं उसका जीडीपी का 2% से अधिक ऋण दे रखे हैं। यानी कोई एक बैंक अपनी जो टोटल जीडीपी मान लो 100 रुपये की है, उसमें से उन्होंने 2% ऋण दे रखा है लोगों को, तो वो डीसिप बैंक हो गया। यानी इंपॉर्टेंट बैंक हो गए ना यार, अपनी पूरी जीडीपी का 2% केवल एक बैंक दे रखा है लोगों को ऋण। यदि वो बैंक डूब गया तो कितनी अर्थव्यवस्था को नुकसान हो जाएगा ना। तो उनको डोमेस्टिक इंपॉर्टेंट बैंक बोलते हैं ना। तो इनके लिए और अपन अतिरिक्त और कार्रवाई करेंगे। ये तो नॉर्मल सभी बैंकों के लिए हो गई, लेकिन जो बैंक 2% से अधिक लोगों को ऋण दे रखे हैं उनके लिए अतिरिक्त सुरक्षात्मक कार्रवाई करेंगे ताकि ये बिल्कुल गलती से भी ना डूब जाए। यदि ये डूब गए तो पूरी अर्थव्यवस्था को चौपट कर देंगे। तो उनको बोलते हैं डीसिब बैंक, यानी जो 2% से अधिक ऋण दे रखे हैं। कौन कौन से भारत में कौन कौन से बैंक है? ICICI, HDFC और SBI। 3 बैंक हैं जो जीडीपी के 2% से अधिक ऋण दे रखे हैं, उनको डीसिप बैंक बोलते हैं। डीसिप की तरह ही जीसिप भी होता है। जीसिप यानी ग्लोबल वाला, डी यानी डोमेस्टिक, जी यानी ग्लोबल। तो ध्यान रखना जो जीसिप है, जी सिब, इसमें भारत का कोई भी बैंक शामिल नहीं है। यानी जो ग्लोबल यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बैंक इम्पोर्टेंट है वो भारत में का एक भी नहीं है। अच्छा लैंडिंग रेट क्या होती है? लैंडिंग रेट यानी जिस दर पे बैंक ब्याज दे रहा है। इतनी देर बैंक ब्याज की तो बात करें थे ना, तो बैंक जिस दर पे दे रहा है यानी 10% पे ब्याज दे रहा है। अभी शायद प्रेजेंट में 12% के आसपास है, 12.25% है। कल ही मैंने पूछा था किससे, तो 12.25% है अभी फ़िलहाल। तो इससे नीचे बैंक ऋण नहीं देता, तो इसको क्या बोलते हैं कि जिससे नीचे बैंक ऋण नहीं दे पाएगा। और इससे अधिक कितना है? 13.85 है समथिंग, इसके बीच में ऋण देता है। तो ये किसी को 12.25 देता है, किसी को 13.85 देता है। तो ये किस कारण देता है? ये सिविल स्कोर क्या होता है? सिविल स्कोर के आधार पर तो तय करता है। तो ये सब बैंक किस आधार पर तय करता है कि अपन 12% पे देंगे या 10% पे देंगे। बैंक अपनी मर्जी से थोड़ी कर सकता है कि हाँ किसी को दे दिया 10% पे, किसी को दे रहा है 12% पे। और यदि बैंक का कोई मैनेजर का कोई जानकार आ गया तो मैनेजर 6% पे दे देगा, ऐसा थोड़ी कर सकता है बैंक, नहीं कर सकता, वो तो डूब जाएगा बैंक। तो वो सब कैसे तय होता है और उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं देखो लैंडिंग रेट, जिस दर पे ऋण दे रहा है बैंक द्वारा ग्राहक को दिया गया ब्याज दर। ये जो लैंडिंग रेट का कॉन्सेप्ट 2010 से आया था। लैंडिंग रेट कैसे तय होगी? कॉस्ट ऑफ फंड, यानी बैंक जो भी ऋण दे रहा है 12% दे रहा है, तो पहले उसमें निकालेगा कि हाँ मेरा खर्चा कितना हो रहा है, रेपो रेट पर मुझे कितना पर जो रेपो रेट पर जो ब्याज मिल रहा है मुझे, वो रेपो रेट कितनी है, मेरा जो खर्चा हो रहा है वो कितना है, और बाकी जो भी XYZ जो भी पहले बैंक अपना निकाल लेगा। ये निकालने के बाद तय करेगा कि हाँ इससे कम तो मैं रुपये दे ही नहीं सकता, यदि मैं इससे कम दूंगा तो मुझे घाटा होगा। जिस प्रकार अपन किसी को उधार दे रहे हैं, मान लो मैंने पहले रुपये लिए किसी अपने एक दोस्त से, दोस्त ने मुझे 10% पे उधार दिया। अब ये रुपए मैं किसी और दूसरे दोस्त को दे रहा हूँ, तो मैं उसको क्या 10% से कम पे दूंगा? नहीं दूंगा ना। यानी यदि मैं 10% से कम पे दूंगा तो मुझे ही नुकसान हो रहा है। तो ये 10% मेरी कॉस्ट ऑफ फंड है। उसी प्रकार बैंक की कॉस्ट ऑफ फंड होती है जमा पर दिया गया ब्याज। यानी जो मैं दोस्त को 10% दे रहा था वो हो गया। इसको 10% नोट मत कर लेना, ये 10% नहीं है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। 10% रेपो दर पर जो ब्याज मैं दे रहा हूँ वो, यानी जो आरबीआई से मैंने रुपये लिया था उस पर मैं कितना ब्याज कर रहा हूँ वो हो गया। मेरा बैंक का जो मैं बैंक चलाने में जो मेरा खर्चा हो रहा है, यानी मैं दोस्त से रुपये लेने गया था तो मेरा जो आने जाने का जो पेट्रोल वगैरह खर्च हो गया, XY जो भी खर्चा हो गया ना उसके लिए वो निकालूंगा। उन सभी को जोड़ के मैं तय करूँगा कि हाँ इससे कम पर मैं यदि मैं रुपये दूंगा तो मुझे नुकसान होगा, तो इससे कम पर मैं ऋण नहीं दे सकता। तो बैंक भी कॉस्ट ऑफ फंड से कम पर ऋण नहीं दे सकता। इसके अलावा एक स्प्रेड होता है कॉस्ट ऑफ फंड में जो अतिरिक्त और ब्याज दर जोड़ लेती है। जैसे टोटल कॉस्ट ऑफ फंड मेरा 12 था, अब मैं 12 से अधिक अपना लाभ वगैरह कमाने के लिए दूंगा ना,
तो वो जो होगा उसको बोलते हैं अपन स्प्रेड, यानी 12% मिनिमम हो गया, अब इससे अतिरिक्त जिस पर दूंगा वो, और ये किस आधार पर तय होगा, सिविल स्कोर के आधार पर, यानी जिसका सिविल स्कोर अच्छा होता है तो उसको थोड़ा कम करके दे देते हैं। अब आरबीआई ने 2016 के अंदर क्या तय किया कि पहले बैंक अपना कॉस्ट ऑफ फंड अपने हिसाब से निकाल लेते थे, कोई बैंक निकाल लेता था 10% आ रहा है, किसी और बैंक का आ रहा है 12%, अपनी मन मर्जी से अपना ये जो तरीका अपनाते थे। लेकिन 2016 में आरबीआई ने MCLR लेके आया, यानी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड। आरबीआई ने तय किया, इसके लिए मानक तय किया कि तुम इन मानकों के आधार पर ही अपना कॉस्ट ऑफ फंड निकालोगे। तो MCLR क्या है, आरबीआई द्वारा कॉस्ट ऑफ फंड के लिए फॉर्मूला। कॉस्ट ऑफ फंड भी समझ में आ गया, MCLR भी समझ में आ गया, ताकि जो बैंक होते हैं अपनी मन मर्जी से कोई भी तरीका अपना के कॉस्ट ऑफ फंड ना निकाल सकें। 2019 में जनक राजन समिति की अनुशंसा आई थी। अनुशंसा क्या की कि पहले क्या होता था कि जैसे रेपो रेट के आधार पे बैंक अपने ऋण को कम और ज़्यादा करते हैं ना, तो बैंक जैसे आरबीआई ने रेपो रेट कम कर लिया तो बैंक तुरंत अपना रेपो रेट कम नहीं करते थे, वो आराम से, यदि आरबीआई ने 2% रेपो रेट कम कर लिया तो बैंक लोगों को ऋण देने में 2% कम नहीं करते थे, वो थोड़ा बहुत कम कर लिया वगैरह, या कभी कम करते ही नहीं थे, वो चलने देते थे। तो जनक राजन समिति ने क्या बोला कि अपन एक ऐसी व्यवस्था करते हैं ताकि जो ग्राहक लोन ले रहा है ना वो रेपो रेट पर ही ले ले। जैसे रेपो रेट 12% हुई तो उसको 12% ऋण देना पड़ेगा ब्याज में, और यदि रेपो रेट आरबीआई द्वारा 8% कर दी गई तो जो ग्राहक ब्याज ले रहा था उसको 8% के आधार पर ब्याज मिलता रहेगा। मैंने आसान समझने के लिए समझो, मैंने 1000 रुपये का ऋण लिया 12% पर, और ये कितने हैं, 12 महीने तक है मान लो। शुरू के 2-3 महीने यदि रेपो रेट 12% है तो मुझे 12% का ब्याज देना पड़ेगा। मान लो 2-3 महीने बाद रेपो रेट कम होके 8% हो गई, तो वो सेम मेरे 1000 रुपये पर जो ब्याज दे रहा हूँ ना वो 8% पे दूंगा। मान लो फिर लास्ट के 2-3 महीने में रेपो रेट बढ़ के 15% हो गई, तो मैं जो ऋण वापस बैंक को लौटाऊंगा ब्याज वो 15% के आधार पे लौटाऊंगा। तो इसको ये चलायमान प्रवृत्ति है, यदि रेपो रेट कम होगी तो मुझे ब्याज कम देना पड़ेगा, रेपो रेट बढ़ेगी तो मुझे ब्याज अधिक देना पड़ेगा। ये किसके द्वारा आया था, 2019 में जनक राजन समिति की अनुशंसा पर, यानी ग्राहक को रेपो दर पर या बैंक दर पर ऋण ले सकें। ये अपना कंप्लीट हो गया, बैंकिंग वाला टॉपिक अपना बिल्कुल कंप्लीट हो गया। बैंकिंग से रिलेटेड जो भी कोई एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट जो भी करंट में रहेगा, या फिर मुझे कोई लगेगा कि हाँ पीटी के अनुसार ये इंपॉर्टेंट है या पीटी 365 में अतिरिक्त होगा, उसको अपन आगे कोई भी एक्स्ट्रा टॉपिक जोड़ के मैं उसको क्लियर करवा दूंगा। और ध्यान रखना इनके लिए भी अपने को करंट से अपडेटेड रहना पड़ता है। अब तक तो मैंने टॉपिकों को मोस्टली करंट से कनेक्ट करता हुआ आया हूँ, जितना अब तक करंट हो चुका है, लेकिन अपन पीटी 365 और करेंगे। जो विजन IAS अपनी पीटी 365 निकालता है, अपन उसी को भी इसी तरह से सीरीज़ के साथ करेंगे, और यहीं पर अपने इन्हीं नोट्सों में अपडेट करते चलेंगे, ताकि अपना जो रिवीजन हो चुका है उसी में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जोड़ेंगे तो अपने को आसानी से याद रह सके। तो जो 200-300 पेज की जो पीटी 365 होता है उसको अपन 15-20 पेजों में यानी 2-3 घंटों में कंप्लीट कर लेंगे। ओके, अपन कल अब बात करते हैं सार्वजनिक वित्त के बारे में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी में। एक तो हर साल आपको पता होगा ना, इसके बारे में आपने सुना होगा, बजट के बारे में। ये आर्टिकल 212 में वार्षिक वित्तीय विवरण 2023 का प्रश्न है, और जो बजट घाटा किस प्रकार निकाला जाता है ये 2025 में पूछा गया था। और ये आपको बताऊँ इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात, मैं एग्ज़ाम से पहले दिन ही अपने एक दोस्त को लाइब्रेरी में बैठ के समझा रहा था कि भाई ये इकोनॉमी ये बजट वाला इस प्रकार निकाला, और अगले दिन वो एग्ज़ाम में आ गया। ठीक है, चलो बाय बाय, कल मिलते हैं।